नमस्कार मेरे सारे प्यारे व्यूवर्स, मैं कृष्ण कंडारा आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 12th फिजिक्स का सेकंड यूनिट। आज हम लोग उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ ना, करंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी। हम वर्ड टू वर्ड इन चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। बेटा करंट करंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? करंट का मीनिंग होता है किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना है। जैसे कि अगर हवा एक निश्चित दिशा में चले, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले, तब हम उसको बोलते हैं विंड करंट। ठीक है। इसी तरह से अगर वाटर रिवर के अंदर वाटर चल रहा है, एक निश्चित दिशा में चलता है, तो हम बोलते हैं वाटर करंट वाटर करंट इन द रिवर। इसी तरह से बेटा अगर इलेक्ट्रिक चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। देखिए अब टॉपिक की खूबसूरती को देखिए। हम लोगों को टॉपिक को बड़े बेसिक से, बड़े आधार से जाकर उस चीज को समझना है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हमें रट्टा नहीं मारना है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। नो, आपको पता होना चाहिए कि क्यों इसको इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तब हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई मेटल का सैंपल है, उसमें इलेक्ट्रॉन है और हमें पता है इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं। हर वक्त इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, बट फ्री स्टेट के अंदर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, और जो नेट फ्लो होता है वो क्या होता है? जीरो हो जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चल रहे। इसलिए मेटल इन स्टेट ऑफ रेस्ट, या अगर उस पर कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगी हुई है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता। अगर हम उसी मेटल के पीस को पोटेंशियल डिफरेंस दे दें, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागना शुरू कर देंगे एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और उस मेटल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट आता है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ नेट चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। चलिए हम लोग देखते हैं। करंट का बेसिक मीनिंग होता है फ्लो ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, लाइक विंड करंट, वाटर करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट। हमें फोकस करना है इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। देखिए बेटा, क्या है इलेक्ट्रिक करंट? द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। जब नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तब हम कहते हैं कि उस मटेरियल में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। अब बेटा देखिए, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जो ट्रक होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है गुड्स कैरियर, है ना। गुड्स का मतलब होता है सामान, कैरियर मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाले साधन। मतलब वो जो ट्रक है वो क्या है? सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने वाले साधन है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है। इलेक्ट्रॉन्स अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो वो किसको लेके जाएंगे? इलेक्ट्रिक करंट को, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवा रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से। ये तो हुई मेटल की बात। देखिए, तो हम डिस्कशन करते हैं कि सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में करंट कैरियर है। सॉलिड के अंदर देखिए बेटा, हमें पता है सॉलिड के अंदर ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। कंडक्टर होंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इंसुलेटर की तो हम लोग बात ही नहीं कर सकते। तो जो मेटल कंडक्टर है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। देखिए बेटा, सॉलिड के अंदर मेटल्स, इन सॉलिड मेटल्स करंट कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाएगा। ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे इन सॉलिड मेटल्स द करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। हम अगर बात करें लिक्विड की, तो बेटा आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ी होगी, जिसके अंदर कैथोड होता है, एनोड होता है और बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है। उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस होते हैं, जैसे मान लीजिए HCl के अंदर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है तो वो आयंस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और जिसके कारण करंट बनता है। अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे जिसके कारण करंट बनेगा। तो लिक्विड के अंदर, बेसिकली लिक्विड के अंदर किन में? इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो करंट कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं? आयंस। अब एक बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, क्या गैस के अंदर भी करंट कैरियर होते हैं? तो आप सभी का जवाब होगा शायद नहीं। देखिए क्यों। मान लीजिए कोई भी वायर
कहीं से टूटी हुई है या कहीं से वो वायर प्रोटेक्टेड नहीं है या कोई जोड़ खुले हुए हैं, ठीक है, और हमारे चारों तरफ क्या है, गैस है। अगर गैस के अंदर भी करंट कैरियर्स होते तो उस जोड़ से करंट हम तक पहुंच जाता और हमारे शॉक लग सकता था, बट हमें शॉक नहीं लगता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि गैस जो है वो इंसुलेटर होती है। बट जब हम पढ़ने ही लग गए हैं कि करंट कैरियर पढ़ना ही है गैसेस के अंदर भी, बट आप देखिए जब वेरी माइल्ड कंडीशन हो, जैसे कि लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल डिफरेंस किसी गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर, देखिए अगर प्रेशर ज़्यादा होगा फिर तो गैस के मॉलिक्यूल चिपक के रहेंगे बहुत ज़्यादा, अगर प्रेशर कम होगा तो वो अपनी जो नॉर्मल स्टेट है वहाँ रहेंगे, अगर प्रेशर कम होगा। और अगर हम उस प्रेशर को कम करने के साथ साथ उसको हाई पोटेंशियल भी दे दें, जैसे कि आप लोग देखिए हमारे पास मान लीजिए O2 गैस है, तो आप केमिस्ट्री में O2 गैस को ऐसे बनाते होंगे, ठीक है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड पे। अगर हम इसको हाई पोटेंशियल डिफरेंस दे दें किसी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से, अगर हम इसको हाई पोटेंशियल डिफरेंस दे दें तो पॉजिटिव इतना हाई है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और ये पूरे बॉन्ड के साथ ये O नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और वो नेगेटिव वाला बिना बॉन्ड के उसको ले जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और मॉलिक्यूल आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस तरह से गैस के अंदर, वैसे तो गैस जनरली तो क्या होती है, इंसुलेटर होती है, बट लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे गैस भी मॉलिक्यूल्स में टूट जाती है और गैस के अंदर भी आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि करंट कैरियर्स का काम करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। इन सॉलिड मेटल्स करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। सॉलिड मेटल में तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स करंट कैरियर आर आयंस होते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप लोग पढ़ते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, HCl हो गया, जैसे मान लीजिए एक एनोड होता है एक कैथोड होता है और ये आयंस में टूटते हैं तभी करंट का फ्लो होता है। एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट का फ्लो इन आयंस के कारण ही होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके अंदर करंट कैरियर कौन है, आयंस है। गैस की हम बात करते हैं, जनरली गैस आर इंसुलेटर बट एट लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस गैस मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू आयंस एंड आयंस प्लेज अ रोल ऑफ करंट कैरियर। तो इस तरह से गैस के अंदर आयंस करंट कैरियर का रोल प्ले करती है। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए बेटा, ये एक इलेक्ट्रोलाइट सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो कि आप लोग केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ते हो। यहाँ तो सिर्फ हम लोग इसकी बेसिक के बारे में बात करेंगे। देखिए बेटा, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अभी हमने इस सेल के साथ किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट नहीं किया हुआ है, बल्ब वगैरह को कनेक्ट नहीं किया हुआ, मतलब कि जो ये सेल है अपने इनिशियल स्टेट में है, ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है। अगर हम इसके दो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर वोल्टमीटर लगाकर इसका पोटेंशियल डिफरेंस नोट करें तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं EMF। मतलब जब सेल में से कोई भी करंट ड्रॉन ना किया जाए, कोई भी करंट फ्लो ना करवाया जाए, कोई भी एलिमेंट उससे कनेक्ट ना किया जाए, तब उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं EMF। ठीक है ये बात। दूसरी बात समझिए, जब हमने सेल के साथ किसी बल्ब को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अगर अब हम वोल्टमीटर लगाकर चेक करेंगे तब ये जो वैल्यू दिखाएगा वोल्टमीटर वो इससे कुछ अलग दिखाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आप छोटी क्लासों से पढ़ते आए हो, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, है ना। 10th क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा था, बेसिक लॉ है वो, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए, ये ओपन सर्किट में तो इसने पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस दिखा दिया, पर यहां देखिए जब सर्किट क्लोज होगा तब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और करंट के फ्लो में ओपोजिशन प्रोड्यूस करेंगे कौन, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस, जो कि सेल का
अंदरूनी रेजिस्टेंस है, जो कि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो यहां वैल्यू आएगी वो IR कम आएगी, किससे? EMF से। बात को समझिए, अगर यहां पर वैल्यू हमें शो होती है 15 वोल्ट और यहां अगर हमको शो हो रही है 13 वोल्ट, तो 2 वोल्ट कहां गया? 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। समझे बात? तो जो हम 13 को लिखेंगे, जब हम इस 13 को कैसे लिखेंगे? 15 माइनस IR। इस 13 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 15 माइनस IR, क्योंकि IR 2 है। या मैं 13 की जगह लिख दूं टर्मिनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू EMF माइनस IR। ये रिलेशन हम लोग अब ड्राइव भी करेंगे। ठीक है, समझ लीजिए इस बात को अच्छे तरीके से, एक बार और समझ लीजिए। चाहे देखिए बेटा क्या चीज है, जब सेल से कोई भी करंट ड्रॉ ना किया जाए तब हम उसको तब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का मेजर करें, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का मेजर करें, तब उसे बोलते हैं EMF। और अगर सर्किट क्लोज हो तब अगर हम लोग मेजर करें तब होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा EMF से कम आती है। किसके कारण? क्योंकि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। ठीक है, चलिए पहले डेफिनेशन पे चलती है। EMF क्या है? द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल e और कैपिटल E, जैसे भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो इसके साथ। The potential difference between the two electrodes of the cell when current is drawn, जब करंट ड्रॉन किया जाएगा फ्रॉम द सर्किट। इसी कड़ी को साथ जोड़ते हम देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r क्या है। The opposition offered by electrolyte and electrodes to the flow of current, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी हम लोगों ने क्या लिखा था? इसकी वैल्यू मान लीजिए 15 वोल्ट है और यहां वैल्यू आई है 13 वोल्ट। 2 वोल्ट कहां गया? इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। हम 13 को कैसे लिखेंगे? 13 को लिखेंगे 15 माइनस IR, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप करंट इनटू रेजिस्टेंस से होता है, तो हमने रेजिस्टेंस क्या लिया है? स्मॉल r। तो अगर हम 13 की जगह V लिख दें, जो कि क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल। 15 की जगह क्या लिख दें? EMF या स्मॉल e, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, रिलेशन जो आएगा वो क्या आएगा? V इज इक्वल टू E माइनस IR। किसी भी चीज को रट्टा नहीं मारना है, हर चीज को बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट से समझना है, जैसे कि मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट से आपको समझाया। आप यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। IR को हम लोग लिख सकते हैं E माइनस V, R को हम लोग लिख सकते हैं E माइनस V बाई में I। ठीक है भी। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जैसे कि आप लोग को पता है, द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चलिए आगे हम इसी कड़ी को जोड़ते हुए आगे चीजों को समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे बोलते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q। रेट का मतलब किसी चीज का टाइम के विद रिस्पेक्ट टू वेरी करना। The rate of flow of electric charge Q in a particular direction is called electric current. It is denoted by capital I. Hence, I को हम लोग क्या लिखेंगे? dQ by dt. The rate of change of electric charge. It is a fundamental physical quantity. हम लोग को पता है ये fundamental physical quantity है। 7 तरह की fundamental physical quantity में electric current भी एक fundamental physical quantity है। इट्स SI यूनिट इज एम्पियर, और इसकी SI यूनिट क्या है? एम्पियर है। इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। यहां आप लोगों को थोड़ा डाउट होगा कि सर आप बता रहे हो, डायरेक्शन की बात कर रहे हो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, फिर भी ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, कैसे?
जब यहाँ डायरेक्शन भी है और हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है तो इसको तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। नहीं बेटा, इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। देखिए काफी कारण है इसके पीछे, कुछ मेन कारण मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए बेटा, जो वेक्टर्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए, घटाने के लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ट्रायंगल्स लॉ, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ। और प्रोडक्ट करने के लिए भी हम लोगों को स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसकी हम लोग को जरूरत पड़ती है। बट इलेक्ट्रिक करंट की दो या दो से अधिक वायर से बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट को जोड़ने में या घटाने में हमें वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत नहीं पड़ती है। हम सिंपली अलजेब्रा की हेल्प से भी दो या दो से अधिक मैग्नीट्यूड, करंट के मैग्नीट्यूड को हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं। इसी तरह से हम लोग प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। एक और बात, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल वेरी कर जाए, जैसे कि ये दो वेक्टर है, ये इनके बीच में एंगल है, ठीक है, एंगल कहाँ पे आएगा, यहाँ होगा, ये इन दोनों के बीच में एंगल है। अगर ये एंगल इतना होगा तब रिजल्टेंट अलग होगा और इतना होगा तब रिजल्टेंट अलग होगा। अगर एंगल की वैल्यू वेरी करती है तो स्केलर्स को जोड़ने में या घटाने में एंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। बट बेटा, अगर दो वायर्स के बीच में कोई एंगल हो, या वायर सीधी जा रही हो या वायर घूम के जा रही हो, तो करंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो the angle between the two or more conductors does not affect the resultant value of electric current, hence electric current is a scalar physical quantity। तो इस चीज को सारे को लिख लेते हैं, थ्योरी भी बना देते हैं इसकी। इलेक्ट्रिक करंट इज a scalar physical quantity because in addition of magnitude of two or more electric current, simple algebra is used instead of vector addition. The angle between two or more current carrying conducting wires does not affect the resultant value of current, hence electric current is a scalar physical quantity। ठीक है बेटा जी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बेटा? देखिए ये कोई कंडक्टर है और मैंने इसके एंड्स पे क्या लगा दिया, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, मतलब किसी बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे? पॉजिटिव एंड की तरफ। तो कितनी वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव एंड की तरफ भागते हैं, उन सभी की एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए समझते हैं, द एवरेज वेलोसिटी विद विच, जिसके साथ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्ट या मूव toward the positive end of source of potential difference applied across the ends of the conductor। ठीक है, चलिए चीज को समझते हैं। आप लोग अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो थ्योरी में, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल l इज कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। जैसे कि मैंने एक L लेंथ के कंडक्टर को पॉजिटिव सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का लगाया, जो जिसकी वैल्यू कितनी है? V वोल्ट। पहले मैंने सर्किट लिया ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में आप लोगों को पता है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, जो नेट वेलोसिटी आएगी वो जीरो आएगी। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन u1, सेकंड की u2 और nth की un, जितने भी होंगे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमने उनकी वेलोसिटी मान ली। तो एवरेज वेलोसिटी u एवरेज कितना आ जाएगा? u1 प्लस u2 प्लस अप टू un। तो सारा क्या हो जाएगा? ऊपर सम जीरो आ जाएगा, तो 0/n इज इक्वल टू 0। मतलब इनिशियल एवरेज वेलोसिटी तो आ गई जीरो जब सर्किट ओपन है। जब हमने सर्किट को क्लोज कर दिया तो ये फाइनली पॉजिटिव एंड की तरफ भागना शुरू कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन v1, सेकंड की v2 और nth की हमने मान ली vn। तो इस तरह से हमारे पास जो फाइनल एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? v एवरेज v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn/n। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं बेटा, v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। ठीक है बेटा, u प्लस at। यहां मैं एक नई चीज के बारे में आपके सामने एक नई चीज को इंट्रोड्यूस करूंगा, रिलैक्सेशन टाइम। देखिए बेटा,
जब इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं तो वो आपस में कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। दो कोलिजन के बीच का समय उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड नहीं कर रहे होते हैं, तो इस समय को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हुए एक दिशा में भागेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, तब सभी के टकराने का समय अलग अलग होगा। कोई 1 माइक्रोसेकंड में टकराया है, कोई 2 माइक्रोसेकंड में टकराया है, कोई 5 माइक्रोसेकंड में टकराया है, तो उनका भी हम लोग एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मैं यहां आप लोगों को समझा देता हूं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। रिलैक्सेशन टाइम, दी टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव collision of electrons while drifting toward positive end is called relaxation time. It is denoted by tau। ठीक है, सबका रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग हो सकता है। लेट रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टाउ 1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का टाउ 2, और इस तरह से nth का कितना हो जाएगा टाउ n। ये टी की तरह है, देखिए जैसे हम टी बनाते हैं उसको थोड़ा नीचे से घुमा दो, इसको बोलते हैं टाउ। तो हमारे पास जो v होता है वो कहता है u प्लस ए टी। तो v1 को मैं क्या लिखूंगा, मैं v1 को लिखूंगा u1 प्लस ए टाउ 1। ठीक है, v2 को मैं क्या लिखूंगा u2 प्लस ए टाउ 2, और vn को मैं क्या लिखूंगा u1 प्लस ए टाउ। ठीक है, इस सारे को मैं पुट कर दूंगा, जो यहां हमारे पास इक्वेशन आई थी ना बी वाली ए, इसको बी नाम दे देते हैं। यूज सी इन ए। तो हमारे पास क्या बनेगा, जो V एवरेज होगा वो किसके बराबर आ जाएगा U A टाउ 1 U2 A टाउ 2 प्लस अप टू U1 A टाउ डिवाइड बाय n। ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं। U1 प्लस U2 प्लस अप टू UN डिवाइड बाय n को अलग कर देते हैं। ए कॉमन निकाल लेते हैं, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n डिवाइड बाय n। इसके बारे में तो हमें पता है ना इक्वेशन बी से। इसको डी नाम दे दो। From equation D, equation D become V average equal to 0 plus A tau average। देखिए टाउ 1 plus टाउ 2 up to टाउ 1 by n, sum of data by total number of data is called average। तो हम लोग क्या लिख देंगे टाउ एवरेज। इस तरह से जो हमारे पास V एवरेज निकल कर आया हुआ है A टाउ एवरेज। ठीक है, अभी हमें इस एक्सेलरेशन के बारे में नहीं पता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट क्यों हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, है ना। चलिए उसी से फिर हम इसका निचोड़ निकालते हैं, उसी से इसका इलाज निकालते हैं।
करनी है इस एक्सेलेरेशन के बारे में कि ये एक्सेलेरेशन कहाँ से आया है। ठीक है, अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्यों ड्रिफ्ट हुए, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के कारण। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के कारण इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गए, मतलब वो एक्सेलरेटेड होना स्टार्ट हो गए। द इलेक्ट्रॉन्स get accelerated due to applied potential difference। मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि एक इक्वेशन आपको ऐसी करवा रहा हूं, आप चाहे फिजिक्स छोड़ दो, फिजिक्स आप ये इक्वेशन आपको नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो देखिए वो क्या थी, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ये V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस वाला। अब हमारे केस के अंदर, हमारे केस में क्या है, पूरा का पूरा V है हमारे पास और पूरा पूरा L है। ठीक है, मतलब इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E is generated। By definition E क्या होता है, F by Q। Q कौन है यहाँ, इलेक्ट्रॉन्स, और E is equal to F, और E is equal to mass into acceleration, क्योंकि फोर्स तो मास into acceleration होता है। Hence, जो एक्सेलरेशन आएगा वो E by m आएगा। क्या हमें चाहिए, नहीं है, यहां चाहिए हमें, तो इसको नाम दे देते हैं P और इसको नाम दे देते हैं Q। फ्रॉम P एंड Q वी गेट V एवरेज इज इक्वल टू, A की जगह आ जाएगा E by m इंटू में टाउ एवरेज। ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, तो देखिए ये था हमारे पास नेट रिजल्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप लोग अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते हो तो आप लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लिख सकते हो माइनस 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 का चार्ज लगा सकते हो, और ये माइनस का लिख सकते हो, उसको वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में लिख सकते हो। वो जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के अपोजिट आएगी। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एग्जाम में जरूर आएगा, ये आप लोगों ने टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मोबिलिटी। मोबिलिटी वर्ड बेटा कहां से आया है, एबिलिटी से, एबिलिटी टू मूव। देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन्स क्यों मूव कर पा रहे हैं, उनके पास कहां से एबिलिटी आई है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आई है। तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी मोबिलिटी हमारे पास, नहीं जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास। ठीक है, तो मोबिलिटी क्या आएगा, इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज नोटेड बाय म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, यू की तरह होता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है। तो म्यू किसके बराबर आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें पता है E by m into टाउ एवरेज, 1 और 2 से E से ही कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो मोबिलिटी बचकर आएगी वो आएगी इतना। ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना चाहें मोबिलिटी, फॉर इलेक्ट्रॉन्स म्यू ई कितना आ जाएगा, E by m E, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और फॉर होल्स तो म्यू एच कितना आ जाएगा,
E/m होल्स, या प्रोटॉन के लिए कह सकते हो आप लोग, ठीक है। मोबिलिटी क्या है बेटा, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट इज, आप लोग बनाओगे SI यूनिट को, आप लोग बनाओगे और मुझे कमेंट में बताओगे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बताओगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशनशिप है ये पेपर के अंदर पूछा भी जाता है। लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैविंग नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन N। नंबर डेंसिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने N से डिनोट किया जो कि कैपिटल N है, और वॉल्यूम को कैपिटल V से। तो N कितना हो जाएगा, V बाय वॉल्यूम बेटा क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, A लेंथ। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितना आ जाएगा, NaN। हम A को ऊपर ले जाएंगे। इफ E इज द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, अगर हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E है तो हमने क्वांटाइजेशन से समझा हुआ है कि टोटल चार्ज कितना आएगा, Ne। तो टोटल चार्ज Q कितना आ जाएगा, Ne। तो Q कितना हो जाएगा, N की वैल्यू को हम लोग उठा के यहाँ पुट कर देंगे, NaLe। बाय डेफिनेशन I क्या होता है, Q बाय T। तो I को हम क्या लिख सकते हैं, Q की वैल्यू NaLe बाय T। बेटा लेंथ बाय टाइम तो वेलोसिटी होता है, और इलेक्ट्रॉन केस में वेलोसिटी कौन सी आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ बाय टाइम होती है वेलोसिटी, पर हमारे केस में वेलोसिटी कौन सी आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, Vd। Vd की वैल्यू होती है E बाय m इंटू टाउ एवरेज। तो हमारे पास कितना बनेगा, E स्क्वायर Ne स्क्वायर A बाय m इंटू टाउ एवरेज। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक रिलेशनशिप आप मुझे ड्राइव करके दोगे, आप लोग के लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसको मैसेज कर सकते हो। कैसे, आप लोग को रिलेशन बताना है करंट और मोबिलिटी के बीच में। थैंक यू वेरी मच।